As the next panelist, we have Ms. Jaya Singh with us. She's a member of the State Commission for Protection of Child Rights in Uttar Pradesh. Jaya ji is a law graduate and has master's degree in the business administration. Before joining the State Commission for Protection of Child Rights, she has extensively worked with CRY in the almost all the northern states. और चाइल्ड राइट्स को लेकर के वो हर प्लेटफॉर्म पे जिस पैशन के साथ बात करती हैं वो एक देखने लायक बात होती है. सो आई वुड रिक्वेस्ट जया जी टू शेयर हर व्यूज, बट बिफोर दैट, बिकॉज कीपिंग इन व्यू द काइंड ऑफ important role commission has, especially in the times of COVID and in the times of the policy environment and the kind of turbulence the whole world is going through. It would be really helpful to hear from you, Jaya ji, that what are the issues girls in Uttar Pradesh are facing from the point of view of commission, because commission has an important right and has been given a very important responsibility to understand and take action against the kind of practices which is going against the girls. So what kind of initiatives commission has taken, especially during the times of COVID, that their rights are secured, that they have they are safely living in the communities and accessing education. With the Unlock 5 guidelines, as Government of India has introduced the Unlock 5, and a lot of flexibility has been given, but we know that infection has been increasing, but the orders has also been issued to open their school, and it's really important that we reopen their school. But we would also like to understand from you that what is the role of commission is in ensuring that schools are safe zones. They have taken proper safety measures to ensure that all children who will come to school are safe, and especially girls back join. So I would like to hear your perspective on this, Jaya ji. Thank you so much. Thank you, Seema ji. Thank you so much, and so nice to connect with you here on this platform. Because people are from different areas, I will मैं primarily मैं हिंदी में बात करना पसंद करूँगी. तो सबसे पहले तो जो गीता जी ने कहा, मुझे लगता है कि एक जो ये नॉर्म बन गया है कि लड़कियों को किसी भी तरीके से ट्रीट किया जा सकता है या ऐसा, तो उसमें बॉयज और मेन का रोल तो इम्पोर्टेंट है ही. इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि अगर आप जैसे कहते हैं कि 50% पॉपुलेशन अगर विमेन है तो 50% मेन है, तो अगर आपका, और इन्हें गाड़ी के दो पहिए कहा जाता है, अगर गाड़ी के दोनों पहिए साथ नहीं चल रहे हैं तो गाड़ी कहीं ना कहीं लुढ़कती है. तो वही हालात हमारे समाज की भी है कि क्योंकि गाड़ी का एक पहिया जो 50% भार उठा रहा है महिलाओं का, उसको आप वो बराबरी का दर्जा नहीं दे रहे हैं, तो हमारी गाड़ी भी लुढ़कती हुई नजर आती है. पर इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो हमारी लड़कियां हैं, आज इन लड़कियों को सुनकर के बहुत ही अच्छा लगा, और सबको ही लगा होगा कि कहीं ना कहीं अपनी वॉइसेस को रेज कर रही हैं. पर यही मैं कहना चाहूंगी कि चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि एज अ गर्ल आप अगर वायलेंस को महसूस नहीं कर पा रहे, अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वायलेंस क्या है, कई बार वो एज अ नॉर्म ले लिया जाता है. लड़कियां भी उसको एज अ नॉर्म ले लेती हैं कि ठीक है, चलते फिरते अगर किसी ने 4 कमेंट मार दिए तो वो मेरे लिए वायलेंस नहीं है, या अगर घर में हम किसी तरीके का माहौल ऐसा देख रहे हैं, हमको चुप कराने के लिए कह दिया गया तो वो वायलेंस नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं है. हमको वायलेंस के फॉर्म्स और तरीकों को समझने की जरूरत है कि कहाँ पर हमको स्ट्रांगली खड़े होना है, कहाँ पर हमको किन चीजों के लिए, क्योंकि देखिए आप ये सभी जानते हैं कि इस पेट्रियार्कियल सोसाइटी में अगर हमको आगे बढ़ना है, हमें अधिकारों के लिए लड़ना होगा, और लड़ने के लिए आपको अंदर से ताकत चाहिए. वो ताकत तभी आएगी जब आप चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे और आपको ये समझ में आएगा कि पीछे कहीं एक बैकिंग है, एक बैकिंग एनवायरनमेंट है, एक कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर आप कहीं फंसते हो, आप कहीं पे जो है परेशान हो और आपको जरूरत है, तो जरूरत के लिए भी लोग हैं. क्योंकि जब आप जैसे मैं बातें सुन रही थी बच्चों की कि आज को अगर वो घर पे उठ के खड़े हो जाएं और लड़ने लगे, कल को उन्हें पता नहीं होगा कि अच्छा ठीक है, मेरे साथ अगर माँ बाप ने बोला घर से निकल जाओ तो मेरे पास क्या ऑप्शन है.
कि आप खड़े होकर कैसी बातें कर रहे हैं। तो क्या रेफरल मैकेनिज्म्स हैं, ये सब जानना जरूरी है। तो मैं एज अ मेंबर ऑफ कमीशन, जैसे कि सीमा जी कह रही थी, तो मैं उस पर ज्यादा जोर दूंगी कि उसमें किस तरीके की चीजें, मैं इन लड़कियों से भी कहना चाहूंगी और बाकी सबसे भी जो यहाँ पर बैठे हैं, कि आपको ये पता होना चाहिए कि एज अ गर्ल अगर आपको किसी तरीके की कोई ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, तो पहली बात तो आप सुरक्षा और देखभाल वाले बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके घर में आपके खिलाफ कुछ हो रहा है, आपको मारपीट की जा रही है, आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, आपको खेलने नहीं दिया जा रहा है, आपको जबरदस्ती किन्हीं कामों में लगाया जा रहा है, ये सारा कुछ आपका जो है वो लॉफुल तरीके से घर में नहीं चल रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये कानून का उल्लंघन है और पेरेंट्स भी इसको नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स अगर हैं और वो आपके साथ कुछ भी कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं। तो और उसके लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऐसे कौन से फोरम्स हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में आपकी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जो कि अगर आप वहां पर खुद भी आप जो है जाकर के वहां पर बातचीत कर सकते हैं, किसी के माध्यम से जा सकते हैं। चाइल्ड लाइन का नंबर हर बच्चे को याद होना चाहिए, 1098, क्योंकि वो पहला ऐसा रेफरल पॉइंट होता है जिसको कि आप जो है एक फोन लगा करके आप चाइल्ड लाइन से मदद मांग सकते हैं। और उसके अलावा जो स्टेट कमीशन है, जहां पर आज मैं हूँ, स्टेट कमीशन की अपनी वेबसाइट्स हैं, अपने फोन नंबर्स हैं, जहां पर अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो वो किसी भी तरीके की गवर्नमेंट की बॉडी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो, अगर किसी बच्चे को किसी तरीके की परेशानी है तो वो स्टेट कमीशन जरूर जो है उसको कॉग्निजेंस में लेता है। चाहे आपकी, वैसे मेरे से एक्सपेक्टेशन है कि मैं थोड़ा सा एजुकेशन और इसके बारे में बताऊं, बट जिस तरीके की चर्चा चल रही है मैं थोड़ा रोक नहीं पा रही हूँ अपने को, मैं आऊंगी उस पर भी, कि स्टेट कमीशन का जो अभी जो आपका जेजे एक्ट है, जेजे एक्ट अभी जब अमेंड हुआ तो उसमें एक सेक्शन ऐड किया गया, सेक्शन 109। सेक्शन 109 ने कमीशन को ये मान्यता दे दी कि आप जो है पूरा इम्प्लीमेंटेशन का जिम्मा स्टेट कमीशन को दिया जाता है विद लीगल टर्म्स, आपके सेक्शन को जेजे एक्ट में ऐड करके। तो आज की डेट में इस सेक्शन के आने से कहीं ना कहीं कमीशन के हाथ और मजबूत हुए हैं, और किसी भी तरीके के बच्चों के इश्यूज हो, वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो, वो सभी इश्यूज को आप लोग कमीशन तक ला सकते हैं। जहां तक एजुकेशन की बात है, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए हैं कोविड के दौरान भी, क्योंकि यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के हम बहुत संतुष्ट नहीं हो सकते। हमें पता है कि ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ के लिए एक बहुत प्रभावी माध्यम नहीं है, क्योंकि जो ये आपका ऑनलाइन का जो रीच है या आपका इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है, वो कम से कम यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, दूर दराज गाँवों में आपको बहुत ही लिमिटेड आज की डेट में भी मिलेगी। तो उसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने दूरदर्शन के साथ टाई अप करके कुछ कार्यक्रमों को चलाया, रेडियो के साथ टाई अप करके चलाया, लेकिन एक जो बहुत इम्पोर्टेंट कमी जो रह जाती है वो होती है अवेयरनेस की। अगर आप किसी से पूछेंगे कि आपको पता है कि दूरदर्शन पे एजुकेशन के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो शायद सारे बच्चों को ये पता भी नहीं होगा जिनके लिए ये कार्यक्रम बनाए गए हैं। तो इस संबंध में कमीशन की तरफ से हम लोगों ने अभी एक मुहिम चलाई है, क्योंकि स्कूल खुलने की भी बात चल रही है, जिसमें हम लोग बैचेस में बीएसएस के साथ बात कर रहे हैं। हमने एक पूरा फॉर्मेट क्रिएट किया है बीएसएस की पूरी ग्राउंड की जो भी तैयारी है उसको समझने के लिए। आपसे भी सुझाव आमंत्रित हैं, अगर आप लोग कुछ चाहें कि जो कमीशन को उसमें ऐड करके पूछना चाहिए तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, बाद में भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने जो बीएसएस के साथ एक बातचीत जारी की है, उसमें हम लोग एक तो ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित उनके पास जो आंकड़े हैं उन पर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अगर अभी स्कूल खुलते भी हैं तो एक बार एक ही फेज में सारे स्कूल्स खुलने की बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि शायद पहले 10th और 12th खुलेगा, फिर उसके बाद शायद हम बाकी उसमें जाएंगे। प्राइमरी खुलने में तो शायद अभी बहुत समय लगेगा।
तो इसलिए जो ये माध्यम है, जो स्कूल के अलावा जो माध्यम है, ये अभी भी हमें इनको सशक्त करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम उनसे ऑनलाइन के माध्यम से कितने बच्चे जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, उस तरीके का डेटा हमारी टीचर्स ने ट्रैक किया है। तो उन डेटा की पूरी जानकारी हम बीएसएस से ले रहे हैं। बच्चों को बुक्स पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं, भले ही हम ऑनलाइन माध्यम से टीचिंग कर रहे हो, लेकिन क्योंकि फ्री बुक्स बच्चों को पहुंचनी चाहिए, तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है? क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, एमडीएम का जो पूरा ये था कि पैसा बच्चों के अकाउंट में जाएगा या अनाज पहुंचेगा, तो वो क्या प्रोसेसेस किस डिस्ट्रिक्ट में चल रही हैं, उसका पूरा एक आंकलन हम बीएसएस के साथ कर रहे हैं। कि क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जब हम गांव की या और जगहों की बात देखें, तो न्यूट्रिशन भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसलिए ये जो एमडीएम का बंद होना या बच्चों के स्कूल ना आने से जो एक कटाव है एमडीएम के साथ, ये बहुत इम्पैक्ट करेगा हमारे बच्चों को। तो इसलिए एमडीएम पर भी हम लोग खास तौर पर जोर दे रहे हैं कि किस तरीके के ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स जो हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं और कितने प्रभावी हैं इस वक्त। प्लस माइग्रेंट्स जो वापस गए हैं, बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर के बड़े बड़े शहरों में आए थे। आज की डेट में हम ये जानते हैं कि बहुत बहुत सारे माइग्रेंट्स वापस गए हैं, उनके बच्चे उनके साथ वापस गए हैं। उनका स्कूल के साथ लिंकेज किस तरीके से हो रहा है, क्या उनके एडमिशन्स हुए हैं, नहीं हुए हैं, ये सारा हमने एक पूरा फॉर्मेट डेवलप किया है। और अभी हमने 11 डिस्ट्रिक्ट्स के बीएसएस के साथ अभी लास्ट वीक चर्चा की, और इसी तरीके से क्लस्टर्स में हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स के बीएसएस के साथ इस चर्चा को लेकर के आगे जा रहे हैं। उसके साथ जब हम बीएसएस के साथ इस चर्चा को रख रहे हैं, तो हमारे पास जो एनजीओज और अलायंसेस जैसे आरटी फोरम ही है, तो यहाँ हमारे पास भी ये आरटी फोरम यूपी से हमारे पास एक पूरा पुलिंदा शिकायतों का आया था, जो हम लोगों ने उस तरीके जिस कंसर्न्ड बीएसए के साथ था, हमने एक शिकायत को उस कंसर्न्ड बीएसए के साथ डिस्कस किया है और बीएसए से हमने स्कूल वाइज रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कही है। तो ये जो साथ है एनजीओज का, या जो जमीनी स्तर पर जो ऑब्जर्व कर रहे हैं लोग, जो वो जमीनी स्तर पर बैठ करके चीजों को देख रहे हैं, उनसे जब तक जानकारियां नहीं आएंगी तब तक ये बहुत मुश्किल है कि जो भी कोई एक स्टेट लेवल पे कोई बैठा है, तो वो तब तक प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकता जब तक जो लोग अपने अपने जगहों पर बैठ करके इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं, गैप्स को देख रहे हैं, उन गैप्स को की शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आश्वासन देना चाहूंगी, क्योंकि हम बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट वाइज एक एक शिकायत को हम कैटेगराइज करके उसके पूरे प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं और एक एक बीएसए के साथ हर एक शिकायत पर बातचीत कर रहे हैं। तो आप लोग जरूर से अपनी शिकायतें बाल आयोग को भेजिए। हमारे पोर्टल पर भी आप शिकायत भेज सकते हैं, बाकी आप अगर ईमेल कर देते हैं तो हमको एक पूरा उस पे भी पूरा का पूरा ब्यौरा मिल जाता है। तो ये एक जो बातचीत है वो मेरे ख्याल से मतलब आयोग की तरफ से हम लोग इस तरीके का एक कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ आयोग कुछ वेबिनार्स को भी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें पेरेंट्स के साथ, क्योंकि हम डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन टीचर्स किस तरह से पेरेंट के साथ एक इंटरैक्शन बना सकते हैं, वो एक माध्यम कैसे बन सकते हैं, इस पर हम लोगों ने कुछ टीचर्स के साथ बातचीत करी है। और बच्चों के साथ भी डायरेक्टली हम कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऑनलाइन जूम कॉल्स और बाकी ऑनलाइन माध्यमों से हमने डायरेक्टली बच्चों की वॉइसेस भी सुनने की कोशिश की, क्योंकि एक जगह की परेशानी शायद दूसरी जगह से बहुत अलग है। ये हम लोगों को समझ में आया कि ये किसी का ये आ रहा है, मैडम आश्वासन नहीं सुनिश्चित करिए। बिल्कुल सुनिश्चित करने के लिए हम हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। कोई कमीशन 6 लोगों की एक बॉडी है, 6 लोग मिलकर के, अगर आपको लगता है यूपी एक कहने को एक स्टेट है लेकिन बहुत सारे दुनिया के देशों से भी बड़ा है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि आप
जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आपके कंसर्न्स हैं, वो आपने किससे डिस्कस किए, आपने कहाँ पर आकर बताया। तो इसलिए मैं यहाँ पर इस चीज को बहुत उससे कहना चाहूंगी कि ये सुनिश्चित तभी हो पाएगा जब हम हर व्यक्ति इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार होगा और खड़ा होगा, और बच्चों के साथ साथ, क्योंकि बच्चों को ये आश्वासन दिलाना जरूरी है कि उनके लिए हम एज अ बैकअप सपोर्ट तैयार हैं, तभी शायद वो अपनी आवाजों को हम तक ला पाएंगे। दूसरा, डोमेस्टिक वायलेंस को लेके मैं कहना चाहूंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस को हमको समझना जरूरी है। कोरोना में बच्चे घरों में ही बंद हैं, और डोमेस्टिक वायलेंस की जब बात आती है तो हमें लगता है कि पति ने पत्नी को पीट दिया और वही डोमेस्टिक वायलेंस है। लेकिन इस चीज से हमको थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत ही ज्यादा व्यापक इसका रूप है। ये सिर्फ जो है मारपीट और वहां तक सीमित नहीं, और दूसरा, ये सिर्फ अडल्ट्स या जो आपके हस्बैंड वाइफ या उनके बीच की लड़ाइयों या मारपीट तक सीमित नहीं है। आज की डेट में बच्चे घरों के अंदर हैं, उन पर डायरेक्ट वायलेंस के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके के डोमेस्टिक वायलेंसेस को बच्चों के साथ डिस्कस भी करना है, जिससे वो थोड़ा सा ये समझ भी पाए कि डोमेस्टिक वायलेंस के क्या क्या स्वरूप, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और उनको समझ करके वो उस तरीके से अपनी बातों को रख पाए। तो ये मुझे लगता है कि जो भी कोई, क्योंकि अलग अलग तरीके के वेबिनार्स ऑर्गेनाइज होते हैं, अलग अलग लोग अपने अवेयरनेस के उसमें मुहिम में जुटे हुए हैं, तो मुझे लगता है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो अलग अलग जगहों पर लोगों को इस पे बातचीत करना चाहिए। सीमा ने वीडियो ऑन किया, मुझे लग रहा है मुझे कहना चाहती हैं कि मैं जल्दी वाइंड अप करूं, तो लेकिन बातें इतनी सारी हैं कि अगर सीमा आपके पास टाइम होगा तो आप वापस मुझे बताइएगा, क्योंकि बोलने को तो फिर वही है कि ये मुद्दा ऐसा है कि इस पर आप फिर थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं बातचीत करने में। पर मुझे बस यही कहना है कि अगर जहां तक कमीशन का रोल है, हर एक व्यक्ति अगर अपने लेवल पे इश्यूज, गैप्स को एनालाइज करके कमीशन तक पहुंचाता है, तो क्योंकि मैं इस पूरे बच्चों की राइट्स के मुहिम से जुड़ी हुई हूँ, तो कम से कम मैं अपने लेवल पर ये बिल्कुल इंश्योर करूंगी कि ये एक भी शिकायत आपकी फाइलों में ना जाए। वो मैं डायरेक्टली BSS के साथ, डायरेक्टली कंसर्न्ड अथॉरिटीज के साथ एक एक शिकायत पर स्वयं बातचीत कर रही हूँ, और इतना आश्वासन मैं देना चाहूंगी। थैंक यू। Thank you so much, Jaya ji, for sharing your own perspective on different forms of violence, कि किस तरह से आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस की बात की है। और ये जरूरी है क्योंकि हमारे साथ ना केवल हम लोग, बल्कि हमारे साथ आज बहुत सारी किशोरी लड़कियां भी जुड़ी हुई हैं जिनको इस बात को समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इस तरह के सेशंस को सीधे बच्चों के साथ कमीशन आप अगर कर भी रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और मुझे लगता है ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जो यूपी सेट कर रहा है, और बाकी स्टेट में भी SCPCR इस तरह का इनिशिएटिव ले सकते हैं। थैंक यू सो मच जया जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर जया जी हमारे साथ यहाँ पर अभी जुड़ी हुई है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो शीतल के जो इतने सवाल हैं उनको अगर ब्रीफली अगर आप एड्रेस कर सकें कि कैसे हम, जिस तरह से आज समाज में अगर लड़की और लड़कियों की अगर रिश्ते को लेके देखा जाता है, जो मैं शीतल की थोड़ी बहुत बात सुन पाई हूँ, काफी प्रॉब्लम था कनेक्शन को लेकर के, लेकिन जया जी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पे अगर आप कुछ अपना कुछ विचार अगर रखना चाहती हैं शीतल के मुद्दों पर। हाँ सीमा, शीतल की बात मैं अभी सुन पाई, और सुनते समय मुझे यही लग रहा था कि ये समस्याएं सिर्फ शीतल की नहीं है। शायद अगर हम अपने गांव में, अगर हम आसपास देखें तो बहुत सारी लड़कियां शायद इन सवालों से जूझ रही हैं। और शीतल से बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि बाकी जो स्पीकर्स ने भी कहा, शीतल आप सुन रही होंगी, कि आप हिम्मत मत हारिए। सबसे बड़ी चीज है कि आपको जो प्रॉब्लम नजर आ रही है, ये बहुत बड़ी चीज है कि पहले आपको समझ में आ जाए कि ये एक प्रॉब्लम है। कई बार लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, कोई
कोई बात नहीं, हम लड़की हैं, हमको घर में ही रहना चाहिए, माँ बाप ठीक कह रहे हैं, ऐसा है। लेकिन आप इस चीज को बहुत क्लियर है आपके दिमाग में कि नहीं, ये चीज मेरे साथ गलत हो रही है, और इस चीज को आप अपने साथ की दूसरी लड़कियों को भी समझाइए। क्योंकि जैसे आज हम आरटी फोरम में बैठे हैं, फोरम मतलब एक जो ग्रुप में जब आप कोई बात करती हैं तो आपकी बात का वजन बहुत बढ़ता है। आप अकेले जब किसी चीज को रखेंगी, जैसे मान लीजिए गांव में आप अकेले निकल रही हैं, आपके ऊपर 4 लोगों ने बातें कही कि इस लड़के के साथ ऐसे जाती है, ये होता है, लेकिन जब आप अपने साथ 10 लड़कियां 15 लड़कियों का ग्रुप क्रिएट कर लेंगी जो आपकी तरह ही निर्भीक, आपकी तरह ही चीजों को समझने वाली होंगी, तो मुझे लगता है आपकी बातों को आपके गांव में, मोहल्ले में लड़के, पेरेंट्स बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो ये जितनी भी आपकी तरह की लड़कियां हैं जो बाहर निकल करके चीजों को कर पा रही हैं, मुझे लगता है उन सबके लिए ये मैसेज है कि वो आप अपने तक ना रखें, आप अपने आसपास की लड़कियों को भी सेंसिटाइज करिए, उनको भी इस मुहिम में जोड़िए, और जब आप एक ग्रुप की तरह इस चीज को एड्रेस करेंगे तो आपको आसानी भी होगी और आप दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाने में आपको एक मदद महसूस होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि लोग नहीं समझ रहे हैं तो कई फोरम्स हैं जिनका मैंने अपनी बातचीत में जिक्र किया था। आपको अगर लगता है कि आप इस चीज से हैरेस्ड फील कर रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आप उस चीज को नहीं हैंडल कर पा रही हैं, चाहे वो मेंटल हैरेसमेंट हो या किसी भी तरीके का आपको इस तरह का इशू लगता है, तो आप अपने नजदीकी CWC से बात कर सकती हैं, आप अपने स्टेट के SCPCR को भी लिख सकती हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी कि अपने साथ अपना ग्रुप बड़ा करिए और लड़कियों को जोड़िए जो आपकी बात को समझें और आप एक साथ मिलकर के इस चीज का मुकाबला कर पाएं। आई थिंक अगर कोई और पैनलिस्ट इसमें जोड़ना चाहे तो आई वुड वेलकम, क्योंकि ये इतनी एक लाइन में या 2 लाइन में करने वाली शायद बातें नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं कह रही हूँ ये बाकी सभी लड़कियों के लिए भी है कि जो ग्रुप का जो एक स्ट्रांगनेस है, जैसे हम यहाँ पर अलायंस के माध्यम से बैठे हैं तो एक कई तरीके के लोग साथ में आके अलग अलग विचार, अलग अलग तरीके से एक स्ट्रांग तरीके से बातों को रख पाते हैं। बिल्कुल जया जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ये बहुत लोगों ने इस काम को करके देखा है कि जब हम जो एक स्ट्रेंथ एक कलेक्टिवाइजेशन में होती है, आई थिंक वो सब लड़कियों को उतनी मजबूती देती है, और हम उस पूरे समूह में किस तरह से अपने मुद्दों पे चर्चा करते हैं, अपनी जो हमारी परेशानियां हैं उनको चिन्हित करते हैं, उनको पहचानते हैं, और हम उन लोगों को चुनते हैं कि कौन इस रास्ते में हमारी मदद कर सकते हैं। वो हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, वो हमारे विद्यालय के अध्यापक भी हो सकते हैं, वो हमारे गांव के प्रधान भी हो सकते हैं, वो हमारे भाई भी हो सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है और आई थिंक ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है जिसमें लड़कियां खुद ही अपने चिन्हों को, जो अपने इश्यूज हैं उनको चिन्हित करें और उसके लिए खुद एक रास्ता, एक क्रिटिकल पाथ बनाएं जिसमें हम अपने उन जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो CWCs हैं या कमीशन है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसा आपने भी कहा था कि सारे बच्चों को देश में कम से कम चाइल्ड लाइन जो 1098 जिसका नंबर है वो बहुत जरूरी है कि सब बच्चों को जानना, ताकि अगर कभी भी किसी भी स्थिति में वो फंसे तो वो सीधे इन नंबर पर कांटेक्ट कर सके। जया जी, आपके लिए एक और यहाँ पर एक सवाल है जो एक हमारे पार्टिसिपेंट ने पूछा है, कैन यू टेल अस द सेफ्टी मेजर्स फॉर चाइल्ड मैरिज विक्टिम्स हु टू कांटेक्ट, हाउ एंड वेयर? एक्चुअली ये पूरे लॉकडाउन के पीरियड में बहुत ज्यादा स्टोरीज आ रही हैं सुनने के लिए, बहुत केसेस हैं कि 14-15 साल की लड़कियों की शादी भी, और ये उत्तर प्रदेश से भी सूचनाएं आ रही हैं कि फोर्स्ड मैरिज किए जा रहे हैं। कई केस में लड़कियां खुद ही राजी हो जाती हैं क्योंकि शायद जो सूचना है उसका अभाव होता है, और कई बार जबरन उनकी शादी कर दी जाती है। तो ऐसे भी ये सवाल है कि क्या हम सेफ्टी मेजर्स लें चाइल्ड मैरिज को लेकर, और अगर ऐसा है तो किससे कांटेक्ट किया जाए और कहाँ पे कांटेक्ट किया जाए? थैंक यू। चाइल्ड मैरिज को लेकर के सरकारी लेवल पे बहुत अलग सा स्ट्रक्चर है। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स का प्रोविजन है जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होते हैं इस बातचीत को करने के लिए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये कोई स्पेसिफिक अलग से कोई ऑफिशियल अपॉइंटेड नहीं है, किसी न किसी ऑफिशियल को एक एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया जाता है, जिसकी वजह से शायद ये बहुत इफेक्टिवली मैनेज नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए फील्ड पर इस तरीके की दिक्कतों को पकड़ने में दिक्कत होती है। पुलिस, आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हो वो एक इफेक्टिव मीडियम हो सकता है वहां तक पहुंचने का, लेकिन बहुत लोग पुलिस पर विश्वास ना कर
करके वहां जाना पसंद नहीं करते। तो मुझे लगता है कि इसमें प्रिवेंटिव एक्शन ही किया जा सकता है। अगर एक बार को शादी हो गई, फिर उसके बाद आप अनलमेंट की प्रोसेस में जाएंगे, आप लीगल प्रोविजंस में फंसेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि इस तरीके का मैरिज का कोई प्रपोजल चल रहा है या बातचीत चल रही है, उसी समय अगर आप अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देते हैं, आप अनोनिमसली भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि, क्योंकि अगर आप गांव का ही हिस्सा हैं तो ये आपके लिए एक दिक्कत भरी बात हो सकती है कि आप वहां पर इस प्रोसेस में पड़े कि भाई आपके बच्चे की शादी हम नहीं होने देंगे, ये अनलॉफुल है। तो आपके लिए उस गांव में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये समाज में एक्सेप्टेड एक प्रोसेस है। इस कल्चर को ब्रेक करने की कोशिश होनी चाहिए, जो कि अभी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आप अनोनिमसली कंप्लेंट करें, चाहे आप SCPCR को भी इस पे कंप्लेंट कर सकते हैं, आप अपने स्टेट में, क्योंकि ये एक अनलॉफुल प्रक्रिया है। आप अपने यहाँ के CMPO का नंबर प्राप्त करें कहीं से, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर का, उसको प्रॉपरली कंप्लेंट करें और उसके साथ साथ DM को जरूर कॉपी करें, क्योंकि वो DM को ही रिपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ आप कमीशंस को कॉपी कर सकते हैं, CWCs को कॉपी कर सकते हैं। तो चाहे आप अपने नाम के साथ इस कंप्लेंट का करें या एनोनिमसली करें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज, अगर आपके यहाँ नजदीकी जो थाना या जो पुलिस है वो थोड़ा सा एक्टिव है, तो मुझे लगता है फर्स्ट आप उन तक अगर आप अप्रोच कर पाए तो वो भी एक अच्छा प्रोसेस हो सकता है। Thank you, Jaya ji. Srijita, I think I can see in the chat box that there is a lot of reflection, but as such, no specific question beside this question. So, may I request to further Yes. invite Anubhuti? Yes. Like as Seema has said, we are मतलब अभी 2.5 घंटा हो गया है. So I would like request Anubhuti Patra from Malala Fund to quickly give a vote of thanks before we conclude this discussion. ग्रेट, थैंक यू सृजिता। आज का ये सेशन जब तय हो रहा था तो एक बात हमने सोचा था कि संडे का दिन है, कितने लोग आ पाएंगे, कितने लोग अटेंड करना चाहेंगे। पर बावजूद इसके यहाँ पे इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अपना कीमती वक्त निकाला संडे को। एक बहुत अच्छा साइन है ये कि हम लोगों की प्रायोरिटी क्या है। लड़कियों की और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेशन में हमने लड़कियों से, यंग लीडर्स से, यंग वॉइसेस से उनकी बातें सुनी। इन सभी यंग लड़कियों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। कई दिनों से हम में से कुछ लोग फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं। आपकी समस्याएं आपसे सुन के, आपके सॉल्यूशंस आपसे सुन के हमें काफ़ी ताकत मिलती है, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ के काम करने के लिए। और ये रिन्यू करना बहुत ज़रूरी था। ये कमिटमेंट आपकी तरफ हमारा जो है उसको रिन्यू करने, उसको बार बार रिन्यू करने की बहुत ज़रूरत है। और आपके जो सवाल हैं, जो आप परसिस्टेंटली पूछते हैं, आप बार बार पूछते हैं, वो हमारे लिए एक माध्यम है जो हमारी अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं। मैं सारे यंग लड़कियां जो इस पैनल का हिस्सा रही हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एलिका, थैंक यू इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक ऑल द पैनलिस्ट। इतने सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। लड़कियों की शिक्षा जो है वो सिर्फ शिक्षा तक केंद्रित नहीं है, उसके आसपास इतने सारे मुद्दे हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो वो बस ये पॉइंट आउट करता है कि हम स्कूलों के बाहर, स्कूलों से आगे भी सोचें और स्कूल स्कोप के बारे में भी सोचें। हमें ये समझने की ज़रूरत है और ये रीएस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है कि स्कूल्स की एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और उस हर बच्चे से ये बात सुनते हुए भी हम इस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और ऊपर से स्कूल्स बंद हो रहे हैं। तो आज इस पर्टिकुलर दिन, ये जो पर्टिकुलर दिन है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, इस समय हमें एज सिविल सोसाइटी मेंबर्स एंड हमें एज अडल्ट्स इन द इंडियन सोसाइटी अपना कमिटमेंट रिन्यू
करने की ज़रूरत है. Thank you very much to the panelists and to the young people for helping us renew this commitment, and to RT Forum for helping us to giving us this platform जहाँ पे हम अपना commitment renew कर सकें. इसी के साथ I would like to thank everyone and ask Regita to close the session. Thank you so much, Anubhuti. So I have just posted the our Facebook Right to Education Forum का Facebook पेज का लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है. आप लोग प्लीज उसको फॉलो कीजिए. वहाँ पे हम लोग रेगुलरली हमारे जितने भी वेबिनार्स होते हैं उसको हम लोग वहाँ पे वी शेयर द मैसेज देयर. एंड ऑल्सो ये वीडियोस जो आपने देखा है 5 मिनट का देखा है, लेकिन वीडियो 15 मिनट लंबा है. एंड उसमें भी जितने हम लोग वीडियोस और ऑडियोस कलेक्ट कर पाए हैं सब कुछ नहीं है. तो जस्ट रिक्वेस्टिंग एवरीवन, आप लोग फेसबुक में जाके हमारे पेज को फॉलो कीजिए. तो हम लोग उसमें सारे वीडियोस जो अपलोड करते रहेंगे उसका लिंक वी विल कीप पोस्टिंग इट देयर. और दूसरी बात है, ये ऑडियोज हम लोगों को 15 से 20 ऑडियोज मिला है फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, एंड वीडियोस भी 6-7 वीडियोस मिला है. तो उसके लिए वी वुड लाइक टू स्पेशली थैंक आवर आरटी फोरम स्टेट चैप्टर्स ऑफ आरटी forums at West Bengal, Bihar, Gujarat, and also to the core group members of RT Forum, Care India and Save the Children. With this, I would like to conclude this discussion. Thank you so much for joining us today.